भी मैंने चेंज नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अगर बीच में कोई इशू होगा तो आप मुझे चैट करेंगे, मैसेज पे बताएंगे। कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं, और एंड पे एज यूजुअल आई विल अनम्यूट यू और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और अटेंडेंस भी एंड पे होगी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। बोलें। मैम कब तक हमारी मतलब के ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी? अभी तो कुछ नहीं पता, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है, और दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लासरूम मैम मैम हमारा तो उनसे इतना कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। लेकिन मैम यकीन माने बहुत टफ है इस तरह, क्योंकि जो अब हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं पिछले किसी भी सब्जेक्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते हमारे।
और याद करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। तो ऑन कैंपस क्लासेस से ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा? मैम लेकिन समझ तो ठीक तरह आ जाती है ना, ऐसे नहीं आती समझ। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि क्लासरूम्स मैंने नहीं देने हैं। आप इसके लिए मिस राबिया से या एचओडी से बात करें क्योंकि वो इसकी ट्राई भी कर रहे हैं। वो कह रहे थे हम हाइब्रिड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इवन और ऑड वाले बच्चों को इस तरह बुला के स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी उनके पास रूम्स नहीं है, वो वही कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये बात अब आप खुद कर लें क्योंकि मैम रूम्स तो वो उन्होंने गई भी थी मैं नहीं। उधर, लेकिन ना वो मैम राबिया अवेलेबल नहीं थी, और वो सर डायरेक्टर से भी अपॉइंटमेंट का कहें तो वो लेने नहीं देते हैं, बार-बार टरखा देते हैं। तो मैंने आप सिर्फ़ बस इसलिए राबिया मैसेज को किया। उनको मेल करें, ठीक है? उनके थ्रू वो बात करेंगे क्योंकि वो ही सीनियर कोऑर्डिनेटर वही हैं और यस ये काम जो है वो एचओडी ने करना। उन्होंने खुद हमें बोला हुआ है कि आपने ऑनलाइन लेनी है और ना अभी तो कोई नहीं, हम तो ऑन मैम कैंपस क्योंकि ले हमें लेंगे। ना ज़रा-सा अभी ना बेशक तो जो भी स्लॉट फ्री होती है ना, जब भी कोई क्लास फ्री होती है बेशक तो उस टाइम बुलवा के ले लें, हम आके ले लेंगे। लेकिन उस तरह हमारे लिए लर्निंग ईज़ी हो जाएगी। अगर तो ये पिछले सेमेस्टर से रिलेट करता सब्जेक्ट हो तो इतनी टफ ना होती। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल लगता है इस तरह लेना। एक्सक्यूज़ मी और मैम। आपकी बात ठीक है, उसके लिए मैं ट्राई करूँगी, मिस राबिया से बात करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एचओडी ने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने हमें खुद यही बोला है कि अभी आपने ऑनलाइन लेनी है। वो कह रहे थे कि फर्स्ट 4 वीक्स हैं जिसमें से 2-3 वीक्स तो गुज़र ही गए हैं। उसके बाद आई थिंक कुछ स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी मैम। बोलें? मैम मेरा इशू था वो लिंक्स नहीं मुझे सेंड हो रहे थे, मुझे लिंक नहीं आ रहा था कोई क्लास का। हाँ, आप नूर फ़ातिमा हैं? यस मैम, नूर फातिमा 017। तो आपको आज आया लिंक? एक तो नहीं मैम, मैंने आपको आज नहीं आया, अभी रिप्लाई में आपने किया है। अच्छा ठीक है, आपकी ना आपका तो अटेंडेंस में नाम भी नहीं है। आपकी अटेंडेंस होगी, मैं आपका नाम ऐड करूँगी और फिर इसका इश्यू आज मैं रिज़ॉल्व कर लूँगी आपका। ओके, ठीक है, मैं थैंक यू। आपसे भी बात करूँगी। ओके, थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर क्योंकि लेक्चर ज़रा लंबा है और मैं ये स्टार्ट करने लगी हूँ। चलिए जी। Today's topic is inflammation। यहाँ आपको different forms of inflammation नज़र आ रही हैं, हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Acute inflammation, vascular and cellular events. Two types of inflammation are there, acute and chronic. आज हम पढ़ेंगे acute और उसमें vascular changes क्या हैं और cellular events क्या होते हैं। Introduction. Survival of all living organisms requires that they should eliminate the foreign invaders such as infectious pathogens and damaged tissue. These functions are mediated by complex host immune response called as an inflammation. सो सिंपली है, अगर कोई भी ट्रॉमा होता है, मैकेनिकल ट्रॉमा होता है या कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंजाई, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स देगी, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगी और जो डैमेज टिश्यू होगा उसको हील करेगी। सो दैट इज इन्फ्लेमेशन। Inflammation is a protective attempt by the organism to remove the injurious stimuli and to initiate the healing process. Hence, without inflammation, wounds and infections would never heal. Inflammation, the word inflammation is derived from Latin word inflammare, which means to set on fire. This is the definition. It is a response of vascularized tissues to infections and damaged tissue that brings cells and molecules of host defense from the circulation to the sites where they are needed in order to eliminate the offending agents. So basically क्या होगा? कोई इन्फेक्शन होगा या कोई डैमेज होगा किसी ऐसे टिश्यू को जिसको ब्लड सप्लाई, टिश्यू को यूजुअली ऑब्वियसली सबको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है एक्सेप्ट योर लेंस। तो वहाँ पे क्या होगा? एट द साइट ऑफ द इंजरी पे कुछ मैक्रोफेजेस होंगे, कुछ डब्ल्यूबीसीज होंगे, वो एक्टिवेट होंगे और कुछ सर्कुलेशन में आपके सेल्स होंगे जो सर्कुलेशन से ब्लड वेसल से मूव करेंगे टू द
साइट ऑफ इंजरी उस टिश्यू पे, so that they can remove that foreign organism, microbe और injurious agent, जो भी offending agent होगा. Inflammation is not harmful. In fact, it is a protective response. For a layman, it seems like inflammation जो है वो एक problematic चीज़ है, क्योंकि inflammation होती है, different chemicals release होते हैं, fever भी हो सकता है उसके साथ, but that is actually our protective response. What are mediators of defense? Phagocytic leukocyte WBCs जो phagocytosis करेंगे, engulf करेंगे dead tissue को, debris को, एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो पूरी कॉम्प्लीमेंट कैस्केड बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या आएगा. The process of inflammation delivers these cells and proteins to damage or necrotic tissues and foreign invaders such as microbes and activates the recruited cells and molecules which then function to get rid of harmful or unwanted substances. वही बात है जो मैंने अभी बोली, और अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं. Historical background. Word inflammation, from Latin word inflammare. Celsus was a Roman physician and medical writer who gave 4 cardinal signs of inflammation, saying this line, which means redness and swelling come with heat and pain. अभी हम cardinal signs पढ़ेंगे. जो prominent signs of inflammation हमें नजर आ रहे होते हैं वो 5 होते हैं. उसकी हिस्ट्री है. सेल्सियस ने ये कहा कि रेडनेस भी होती है इन्फ्लेमेशन में, स्वेलिंग भी होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद हीट एंड पेन. Virchow added fifth cardinal sign of inflammation in 1871, functional lesia, that is loss of function of the cell. Obviously injury हो जाती है, जब cell death होती है तो there is loss of function. Kunaim gave first description of diapedesis in 1873. Diapedesis is the passage of the blood cells, यहाँ पे हम WBCs की बात करेंगे, from an intact vessel wall, वो जो उन्होंने circulation से move करना होता है into the site of injury, जहाँ tissue injury हुई होती है, that is actually diapedesis. Lewis described inflammation as the triple response to injury in 1927, and it was that it is characterized by vascular events. आपकी vessels के अंदर changes आती हैं, वो क्या आती हैं वो हम देखेंगे. Mediated by local chemicals and by axons, nerve stimulation or local chemical release. So these are the 5 cardinal signs of inflammation and its physiological rationals, key reasons, causes. रूबर stands for redness. Redness क्यों होती है? क्योंकि जो आपकी blood vessel होती है inflammation में वो dilate कर जाती है, इसका diameter ज़्यादा होता है और उसमें से blood flow increase हो जाता है. जब blood flow ज़्यादा होगा तो redness होगी at the site of the injury. Tumor actually stands for swelling, exudation of fluid की वजह से, क्योंकि blood vessels जो होंगी उसकी permeability ज़्यादा होगी. अभी हम देखेंगे vascular changes क्या आ रहे होते हैं. जब permeability ज़्यादा होती है तो आपका जो serum होगा, fluid होगा, वो vessel से surrounding tissues में आना शुरू हो जाएगा और उससे swelling होगी. Third one is calor, or that stands for heat. Heat क्यों हो रही होती है? Because of increased blood flow, exudation of fluid और inflammatory mediators होते हैं, interleukins, chemokines, और वो हम अभी देखेंगे वो क्या होते हैं. Fourth one is dolor. Dolor means pain. Pain क्यों हो रही होती है? Stretching of pain receptors and nerves by inflammatory कोई mediators होंगे, exudate होंगे, chemicals release होंगे जिन्होंने pain receptors को जाके stimulate करना है. Loss of function is associated with pain, disruption of tissue structure, fibroplasia and metaplasia. Fibroplasia में simply कि वहाँ पे आपके fibrinogen आके accumulate हो जाएगा. और मेटाप्लेजिया हमने पहले पढ़ा था कि that is the replacement of one mature cell type with another mature cell type. If it is happening तब भी loss of function हो जाएगा. Here are steps of inflammation. 5 R's. Recognition of injurious agent. कोई भी offending agent है, foreign body है,
वो recognize होगी, then there is recruitment of leukocytes, accumulation of the WBCs, white blood cells from the circulation, वो सारी circulation में से भागते भागते उस tissues के पास आ जाएंगे. Removal of the agent via those WBCs via chemical mediators, phagocytes, regulation of the response and resolution in the end resolution में आपकी healing होगी. Types of inflammation are acute and chronic. Or today we are going to talk about acute inflammation, which is a rapid response to injury or microbes and other foreign substances that is designed to deliver leukocytes and plasma proteins to sites of injury. Okay. Stimuli. It can be triggered by a variety of stimuli. Infections हो सकते हैं, bacterial, viral, fungal, anything. Trauma हो सकता है, physical and chemical agents हो सकते हैं, acids, alkalis, burns, foreign bodies और immune reactions हो सकते हैं. Allergy हो सकती है, autoimmune diseases वगैरह. Components of acute inflammation, vascular changes और cellular events. पहले हम vascular changes देखेंगे कि blood vessel में क्या हो रहा है और फिर cellular events के कौन से cells और leukocytes कैसे आ रहे हैं, chemical mediators क्या काम कर रहे हैं. So vascular changes are changes in the vascular caliber and flow and increased vascular permeability. Caliber and flow. Changes in blood vessel begin rapidly after infection or injury, but may develop at variable rates depending on the nature and severity of original inflammatory stimulus. Obviously, अगर stimulus of inflammation ज़्यादा है, severe injury हुई हुई है, तो ज़्यादा vasodilation होगी, उतनी ही जल्दी वहाँ पे changes होना शुरू हो जाएंगे, permeability increase हो जाएगी. So this is a picture जो बिल्कुल टॉप पे पिक्चर है, that is a picture of normal blood pressure, blood vessel. अच्छा, अब इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये होता क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर that is exerted by any fluid in a confined space. और हम यहाँ बात कर रहे हैं blood that is present in the blood vessel. So usually एक vessel के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है as compared to colloid. Colloid osmotic pressure कौन सा pressure होगा, which is induced by solutes से, और यहाँ पे जो solute होते हैं vessels में आपके proteins होते हैं और majorly albumin present होता है, जो आपका osmotic colloid osmotic pressure या oncotic pressure एक ही चीज होती है, वो exert करते हैं. ठीक है, so the plasma proteins shown they are exerting the colloid osmotic pressure and the fluid that is the blood that is exerting hydrostatic pressure. जब hydrostatic pressure ज़्यादा हो जाता है normal से, it forces the fluid out of the capillary. ठीक है, जिससे fluid capillary से बाहर जा रहा है. और colloid osmotic pressure जो होता है, इसमें क्या होगा कि it draws the fluid back into the capillaries. जब बहुत ज़्यादा concentrated solute होता है तो पानी जो है वो बाहर से कैपिलरी के अंदर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो ये दो टर्म्स हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर draws fluid out of the capillary, out of the blood vessel, and colloid osmotic pressure अगर ज़्यादा हो जाए तो it draws the fluid back into the capillaries. So there are two types of fluid permeability से जो fluid बाहर जाएगा उसकी दो types हैं, transudate और exudate. Inflammation में exudate होता है. What is transudate? ट्रांसुडेट के अंदर जो आपका फ्लूइड लीकेज हो रहा होता है, उस फ्लूइड के अंदर डिक्रीज प्रोटीन कंटेंट, इतने प्रोटीन्स नहीं होते उसमें, वो सिंपल एक फ्लूइड होता है. और इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, इसमें आप देखें ट्रांसुडेट के ऊपर टॉप लेफ्ट में लिखा हुआ है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अगर ज़्यादा होगा तो फ्लूइड लीकेज हो जाएगा. उसमें कॉजेज में वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वीनस ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना शुरू होता है, फ्लूइड आगे नहीं मूव कर रहा, ब्लड मूव नहीं कर पा रहा, वहाँ पे कंजेशन हो जाती है. उससे क्या होगा, फ्लूइड लीकेज शुरू हो जाएगा. लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन अंदर ही पड़े हुए हैं, उसमें बहुत कम है जो बाहर जा रहे हैं. सो डैट इज अ ट्रांसुडेट. या फिर ये हो सकता है कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया,
as you can see on the top right. Decrease protein synthesis के केस में, फॉर एग्जाम्पल लिवर डिजीजेस, क्रॉनिक लिवर डिजीज के अंदर होता है, क्योंकि आपका लिवर क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है। जब वो फंक्शन नहीं करेगा, प्रोटीन्स नहीं होंगे, तो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर खुद ही डिक्रीज हो जाएगा। या फिर इन केस ऑफ एनी किडनी डिजीज वेयर देयर इज इंक्रीज प्रोटीन लॉस, यूजुअली किडनीज में से प्रोटीन लॉस नहीं होता, बट इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज या एक्यूट रीनल इंजरी के अंदर, किडनी इंजरी के अंदर जो है वो लॉस ऑफ प्रोटीन हो सकता है। सो आवर कंसर्न इज एक्सुडेट। एक्सुडेट के अंदर जो फ्लूइड लीकेज होगा, दैट कंटेन्स हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स एज वेल. So it is happening in inflammation, जिसमें fluid and protein leakage due to vasodilation and stasis. Vasodilation is dilation of the blood vessel, और stasis का मतलब ये होता है कि blood flow decrease हो जाता है। blood flow क्यों decrease होता है वो हम आगे देखते हैं। So अगर vasodilation हो जाए, blood flow decrease हो जाए, stasis हो जाए, तो वहाँ पे जी बताएं आयशा। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? इशू ना अभी इंटरनेट इतना ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा इशू हुआ है, बट आई ट्राई टू मेक इट बेटर। और आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए, और कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको बता रही थी एक्सुडेट का। एक्सुडेट में क्या हो रहा होता है, आपका वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है। ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जब फ्लूइड सारा बाहर चला जाएगा, अंदर सारे रह जाएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बाहर भी लीक हो रहे हैं, लेकिन अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है। और जब ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो उस फ्लो से मूव नहीं कर सकता, उसका फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी चीज होती है इंक्रीज इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस। एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस और जंक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी, तो उसमें स्पेसिंग होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और सारा फ्लूइड लीकेज स्टार्ट होगा। बट दिस फ्लूइड कंटेन द प्रोटीन कंटेंट। ओके। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, contraction of endothelial cells resulting in increased interendothelial spaces is the most common mechanism, जिसकी वजह से permeability increase हो रही है and leakage of the exudate हो रहा है। It is carried out by histamine, leukotrienes and bradykinin। ठीक है, जो आपके immediate response में आते हैं वो आपके तीन चीजें आएंगी, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन, ब्रेडिकाइन, जो फौरन से permeability को increase करेंगे। So these three components are immediate to act. They're short-lived, 15 to 30 minutes, called as immediate transient response. और जो long-acting होंगे, these are interleukins 1 and TNF, tumor necrosis factors. Prolonged changes in the cytoskeleton of endothelial cells, उनके जो protein structure है उसके अंदर prolonged changes करेंगे, and it takes 4 to 6 hours to develop, last for up to 24 hours, और इसको हम कहेंगे delayed prolonged leakage. So rapid response के लिए आपके पास histamine, bradykinin and leukotrienes हैं, और delayed जो आपका response आता है long term आएगा, that would be interleukin 1 and TNF। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अभी आगे भी कॉम्प्लेक्स किस्म का आएगा। उसके बाद है एंडोथेलियल इंजरी रिजल्टिंग इन एंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट। जब इंजरी होगी, एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाएंगे, डिटैच जाएंगे। डायरेक्ट डैमेज हो सकता है, किसी केमिकल से हो सकता है, बर्न्स में हो सकता है, और यूवी रेडिएशन एटसेट्रा। माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, माइक्रोबियल टॉक्सिन, समटाइम बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि टॉक्सिक केमिकल होता है, उससे सेल इंजरी होती है। फिर न्यूट्रोफिल्स that adhere to endothelium also amplify the
रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके वो उन्होंने फेगोसाइटोसिस करना होता है और उन्होंने सेल डेथ करवा देनी होती है, क्योंकि उन्होंने डेड टिश्यू को रिमूव करना होता है, बट बेसिक एक्शन उनका यही होता है। सो दे कैन कॉज एंडोथेलियल डैमेज। ज़ूम कर ले स्क्रीन। अब ठीक है? अच्छा। Responses of lymphatic vessels and lymph nodes. So lymphatic vessels और lymph nodes का क्या रोल होता है इन्फ्लेमेशन में? In inflammation there is increased lymph flow and it drain the edema fluid. अभी जो हमने पढ़ा था exudate सारा बाहर आ रहा था और exudate की वजह से fluid की वजह से swelling हो रही थी, उसमें आपकी lymph flow आएगा और उसको drain कर लेगा. Lymphatic vessel proliferates to handle the increased load. Lymphatics become secondarily inflamed, causing lymphangitis. Lymphangitis is inflammation of the lymph vessels. And lymphadenitis, it is the inflammation of the lymph nodes. So this show redness and swelling, क्योंकि उसमें भी inflammation हो रही है, उसमें भी redness और swelling हो जाएगी, and they are going to drain the edema fluid. Pathophysiology of inflammation. सो हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लेमेशन हुई, इससे वेजोडाइलेशन हुई, वेजोडाइलेशन स्टैंड फॉर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया और रिवर दैट इज रेडनेस हुई. As microvasculature becomes more permeable, permeability increase हो रही थी, protein rich fluid moves into extravascular tissue, surrounding tissue that is outside your blood vessels, और हम उसको कह रहे थे कि ये exudate है. RBCs become more concentrated and thereby increasing blood viscosity. इसमें proteins भी थे और इसमें RBCs भी थे जो concentrate हो गए और blood viscosity ज़्यादा होगी, slowing this circulation called as stasis. As stasis develops, leukocytes begin to accumulate along the endothelial surface. जब blood flow कम होगा, leukocytes जो होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं. अब leukocytes की पूरी उसमें steps हैं recruitment के जो हम आगे देखेंगे. So this is a normal blood vessels at the top, जिसमें capillary bed है, venule इसका venous end है और arteriolar end है इसका. So अगर कोई भी injury हुई as a result of infarction, bacterial infection, toxins या trauma, तो acute inflammation में changes क्या आएंगे? Vascular changes, vasodilation हो रही है, increase permeability है, neutrophil recruitment है, आपके ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे accumulate होंगे एंड mediators, chemical mediators रिलीज होते हैं और ये हमने अभी पढ़ना है. Okay, moving on to cellular events. An important function of the inflammatory response is to deliver leukocytes to the site of injury and to activate them. Activating substances released by bacterial and dead tissues go and adhere to the vessel wall, which facilitates the adhesion and activation of leukocytes. So basically जो आपका ऑफेंडिंग एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा और जो सेल नेक्रोज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बैक्टीरियल एक्शन, वो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिससे WBCs ल्यूकोसाइट्स खुद उसके पास आएंगे, उसको हम कीमो अट्रैक्शन कहते हैं, और वहाँ पे अडेयर करेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे. So there are four major steps of leukocyte recruitment. First is margination. इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि फिर मैं सारे पढ़ देती हूँ. A phenomenon that occurs during the relatively early phases of inflammation as a result of dilation of capillaries and slowing of the bloodstream, that is stasis. Leukocytes tend to occupy the periphery of the cross-sectional lumen. ये बात है इसमें कि ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल होगा उसकी पेरिफ्री पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं सेंटर से, क्योंकि उन्होंने एंडोथेलियल सेल्स के साथ इंटरेक्शन करना होता है. सो बेसिकली ये चीज होती है मार्जिनेशन, टू अरेंज एट द पेरिफ्री ऑफ द ब्लड वेसल and adhere to the endothelial cells that line the vessel. वो adherence किस तरह होती है, उसमें दो टाइप्स की होती है, एक रोलिंग adhesion होती है
और एक होगी टाइट एडहेजन। फोर्थ वन इज ट्रांसमाइग्रेशन और डायबिटीज, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, डायबिटीज इज द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स थ्रू intact capillary wall to its surrounding tissue to the site of the injury। और जब वो टिश्यू में आ जाती है तब भी इसकी मार्जिनेशन होती है, मार्जिनेशन इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू टुवर्ड्स द कीमोटैक्टिक न्यूक्लियस, एक्चुअली जहाँ पे इंजरी हो रही होती है। अब इसके जो स्टेप्स हैं, कीमो अट्रैक्शन या कीमोटेक्सिस जो है वो क्या होता है? कीमोटेक्सिस बेसिकली होता है कि मूवमेंट ऑफ द सेल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस अपॉन रिकग्निशन ऑफ, एंड अभी आपने वन बाय वन इसको ज़रा गौर से सुनना है और एंड पे हम इसको सम अप करेंगे कि हो क्या रहा है इसमें। Upon recognition of an activation by pathogens, resident macrophages in the affected tissue release cytokines. Cytokines में interleukins 1, TNF alpha and chemokines होते हैं। Chemokines are small peptides that induce chemotaxis। ठीक है, अब आपका पैथोजन आया, आपके जो मैक्रोफेजेस थे, आपके पैथोजन ने क्या किया, वो रिकग्नाइज हो गया और उसने जाके जो टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस पड़े हुए थे उनको एक्टिवेट कर दिया, और उन टिश्यू मैक्रोफेजेस ने साइटोकाइंस रिलीज किए, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए विच आर इंटरल्यूकिन 1, TNF alpha, and chemokine is also a cytokine which is a small peptide। इंटरल्यूकिन 1, TNF alpha and C5a, C5a आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सब्सटेंस होता है। It causes the endothelial cells of the blood vessels near the site of infection to express cellular adhesion molecules, including selectins। अब ये आपके साइटोकाइंस आएंगे और जो एंडोथीलियम होगा उसको कहेंगे कि वो सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करे। वो क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू अदर सेल्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जाके बाइंड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं सिलेक्टेंस। सिलेक्टेंस देमसेल्व्स सिंगल चेन ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। 3 टाइप के सिलेक्टेंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। Circulating leukocytes are localized towards the site of injury or infection due to the presence of chemokines। So chemokine basically attract कर रहे होते हैं circulating leukocytes को। 3 चीजें हमने पढ़ी इसमें। कीमो अट्रैक्शन के अंदर एक पैथोजन जाता है और वहाँ पे जिस टिश्यू में वो इंजरी कर रहा होता है उसके मैक्रोफेजेस जो है वो उस पैथोजन को रिकग्नाइज करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं आपके। और फिर यही केमिकल सब्सटेंसेस आपके ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि वो एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करें, वो एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं सिलेक्टेंस। और फिर क्या होगा कि इसकी इन कीमोकाइंस की वजह जो सर्कुलेशन में ल्यूकोसाइट्स पड़े हुए थे वो भी मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। ओके, उसके बाद है साइटोकाइंस। पहले हम वन बाय वन देखेंगे और फिर हम एंड पे एक डायग्राम से इनको लिंक करेंगे कि ये स्टेप्स हो कैसे रहे थे। साइटोकाइंस हमने अभी पढ़े हैं कि साइटोकाइंस जो होते हैं वो स्मॉल आपके पेप्टाइड्स होते हैं जो कीमोटेक्सिस करवाते हैं। एक्सट्रावाइजेशन इज बेसिकली रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। इट इज रेगुलेटेड बाय बैकग्राउंड साइटोकाइन एनवायरनमेंट produced by inflammatory response। Cytokine released in initial immune response induce vasodilation and lower the electrical charge along the vessel surface। Blood flow is slowed down, facilitating intermolecular binding। So cytokines ने vasodilation करवाना है और blood flow decrease हो जाएगा इसमें। ये दो मेजर चीजें हैं। Cytokines के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इंटरल्यूकिन 1, TNF alpha and interleukin 8। Interleukin 1 activate resident lymphocytes and vascular endothelia। TNF alpha vascular permeability को increase करता है और endothelium को activate कर देता है। और interleukin 8 it forms a chemotactic gradient that directs the leukocytes toward the site of tissue injury or infection, also activates leukocyte integrins। या बाद में इनके functions पढ़ लीजिएगा, फिर आपको याद होंगे तो समझ आएगी। उसके बाद है सिलेक्टेंस। सिलेक्टेंस हमने कहा था कि ये सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो आपके साइटोकाइंस होते हैं ये एंडोथेलियम को एक्टिवेट करते हैं और उस पे आपके एडहेजन मॉलिक्यूल अपीयर होना, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। दीज एडहेजन मॉलिक्यूल्स आर
the selected molecules, or there इनकी 3 types हैं, P selectins and E selectin. Wait a minute. Okay, getting back to the lecture, P selectins होते हैं, E selectins and L selectins. Basically करेंगे क्या, endothelial selectins bind the carbohydrates on leukocyte transmembrane glycoproteins included sialyl levics. ये last line देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में, जो endothelial selectins होते हैं उन्होंने एक बॉन्ड बनाना होता है विद द ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है. उसकी एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है sialyl levics X, जो आपको मैं आगे एक डायग्राम में दिखाऊंगी. P selectins, they are expressed on activated endothelial cells and platelets. Or E selectins, it is expressed on activated endothelial cells. Or L selectins, L for leukocytes, they are expressed on some of the leukocytes. So P और E selectins आपके endothelium पे आएंगे और L selectin आपके leukocyte पे express होंगे, और E selectin के बाद appear होते हैं. और सेलेक्टिन्स ने क्या करना है, ल्यूकोसाइट के साथ एक बॉन्ड बनाना है वाया अ कार्बोहाइड्रेट मोइटी. इनका काम ये होता है. उसके बाद रोलिंग एडिशन. सो रोलिंग एडिशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ligands on the circulating leukocytes bind to selected molecules on the inner wall of the vessel with marginal affinity. जो अभी मैंने बात की कि जो सिलेक्टिन आपके अपीयर होंगे एंडोथेलियम के ऊपर, उन्होंने ल्यूकोसाइड के साथ एक बॉन्ड बनाना होता है वाया कार्बोहाइड्रेट लाइगेंड, जिससे रोलिंग एडिशन होती है. दिस causes the leukocytes to slow down and begin rolling along the inner surface of the vessel wall. During this rolling motion, transitory bonds are formed and broken between selectins and their ligands. सो पहले वो रोल करेगा, ऑब्वियसली एक दफा बॉन्ड बनाएगा, फिर उस बॉन्ड को तोड़ेगा, आगे मूव करेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा सिलेक्टिन और ल्यूकोसाइट कार्बोहाइड्रेट लाइगेंड. और इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट लाइगेंड फॉर अ पी सिलेक्टिन है, उसका नाम है पी सिलेक्टिंग ग्लाइकोप्रोटीन लाइगेंड 1. इसमें पी सिलेक्टिन जो है वो इस PCGL1 के साथ एक लिंक बनाएगा, उनकी बाइंडिंग होगी, वो रोल करेगा और फिर आगे जब मूव करेगा तो उनके दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा और फिर वो दोबारा एक बॉन्ड बनाएगा. दिस इज हाउ इट्स रोलिंग ओवर द एंडोथेलियल सरफेस ऑफ द वेसल वॉल. Okay. Tied adhesion, at the same time, chemokines are released by the macrophages, activate the rolling. Wait a minute. हाँ जी, tied adhesion में क्या होगा? At the same time, chemokine released by macrophages. और ये बच्चों, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. आप लोगों को अब आवाज आ रही है?
ओके। अच्छा जी, हम थे टाइट एडिशन किस तरह से होती है। अभी हमने रोलिंग एडिशन पढ़ी जिसके अंदर हमने ये देखा कि बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। टाइट एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। What is happening? The chemokine released by macrophages activate the rolling leukocytes and cause the surface integrin molecule to switch from the default low affinity state to high affinity state. So basically, जो integrins होते हैं, these are transmembrane receptors. और जब आपकी टाइट एडिशन होनी होती है तो ये आपकी हाई एफिनिटी में आ जाएगी क्योंकि इंटेग्रिन ने टाइट एडिशन करवानी होती है। And these integrin molecules are present on the rolling leukocytes. This is assisted through juxtacrine activation of integrins by chemokines and soluble factors released by endothelial cells. Juxtacrine activation क्या होती है? इसमें ये होता है कि जो integrins होते हैं, they facilitate the cell to cell या cell to extracellular matrix adhesion upon ligand binding. Integrins क्या करते हैं? They activate the signal transduction pathway, for example, regulation of cell cycle, organization of intracellular cytoskeleton, etc. Or juxtacrine signaling is a type of cell to cell or cell to extracellular matrix signaling that requires a close contact. Basically, close contact of the cells होगा, integrins का contact होगा from the leukocyte surface to the selectants. In the activated state, integrins bind tightly to complementary receptor expressed on the endothelial cells with high affinity and it causes the immobilization of leukocytes. बेसिकली हो ये रहा होता है टाइट एडिशन के अंदर इंटेग्रिन मॉलिक्यूल होता है जिससे टाइट एडिशन करानी है वो एक्सप्रेस किस पे हो रहा है आपके डब्ल्यूबीसी जो रोल कर रहा था ल्यूकोसाइट और इसका भी इंटरेक्शन होना होता है सिलेक्टिन के साथ और वहां पे ये टाइट एडिशन करता है अडेयर कर देता है और इसमें इमोबिलाइजेशन हो जाती है अब ल्यूकोसाइट रोल नहीं कर सकते। उसके बाद एंड पे क्या होगा ट्रांसमाइग्रेशन होगी। Cytoskeleton of the leukocytes are reorganized in such a way that the leukocytes are spread out over the endothelial cells. In this form, they extend pseudopodia. Pseudopodia क्या होते हैं? These are temporary arm-like projection of the cell membrane that is developed in the direction of movement. और ये जो pseudopodia होता है, it is filled with cytoplasm containing actin filaments, microtubules, and intermediate filaments. सो बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन में सूडोपोडिया निकलेगा और वो जो आपकी एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान में जंक्शन थी जो वाइडन अप हो गई थी वहां से सूडोपोडिया बाहर जाएगा और वो ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज को एस्केप करके टिश्यू में एंटर हो जाएगा। देयर इज अ लॉन्ग डिटेल इसमें एक पॉइंट है थर्ड पॉइंट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट अकर एज पीकैम प्रोटीन्स। पीकैम क्या होता है? प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडिशन मॉलिक्यूल की फॉर्म में आता है। ये जस्ट एक रीडिंग है इसको आप पढ़ लीजिएगा मैं आपको डायग्राम में डिटेल बताती हूँ। सो लुक एट दिस डायग्राम इसमें कीमोटेक्सिस नहीं शो हुआ नीचे देखें एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया एंड डैमेज्ड टिश्यू। सो ये एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस क्या करेंगे? कीमोटेक्सिस करवाएंगे, साइटोकाइंस आएंगे, रिलीज होंगे और ल्यूकोसाइट्स जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अब इसमें ये जो ब्लू पर्पल सा नजर आ रहा है दैट इज अ न्यूट्रोफिल और जो न्यूट्रोफिल के ऊपर एक ब्लू सी प्रोजेक्शन है दैट इज एल सेलेक्टिन जो एडहेरिंग मॉलिक्यूल है और एंडोथीलियम के ऊपर इन्होंने शो किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मोइटी बट बेसिकली ये जो मोइटी है ये ल्यूकोसाइट की मोइटी है जो एंडोथीलियम के साथ अटैच्ड है। इस रेड मोइटी का नाम इन्होंने लिखा हुआ है सियालाइल लेविक्स एक्स जो एक कार्बोहाइड्रेट मोइटी थी और इसने सिलेक्टिन के साथ यहाँ पे इन्होंने सिलेक्टिन ने शो किया जस्ट कंसीडर के यहाँ पे पी सिलेक्टिन प्रेजेंट था
जिसके साथ ये आपकी रेड मोइटी कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच थी और उसके साथ क्या अटैच है, एल सिलेक्टिन अटैच है। सो बेसिकली जो बॉन्ड बन रहा है वो एल सिलेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट मोइटी का बन रहा है विद द एंडोथेलियम। फिर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, सेकंड के अंदर देखें जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, वो मोइटी नेक्स्ट मोइटी उधर पड़ी हुई है, एल सिलेक्टिन है और वो रोल कर रहा है। ठीक है, दिस इज द रोलिंग एडिशन। उसके बाद नंबर 3 पे देखें, इसमें जो ये न्यूट्रोफिल है इसके साथ है अब यहाँ पे इंटेग्रिन आ गया है, बिकॉज यहाँ पे आपकी टाइट अडेरेंस होनी है। सो ई सिलेक्टिन अपीयर हुआ है ऑन द एंडोथेलियम और इंटीग्रिन उसके साथ बाइंड हुआ है और एल सिलेक्टिन की शेडिंग हो गई है फ्रॉम द ल्यूकोसाइट, क्योंकि उसका काम था आपकी रोलिंग एडहेजन के अंदर। अब ये टाइट एडहेजन हो गई है। नंबर 4 में देखिए इसमें एडहेरेंस हो चुकी है, एडहेजन हो चुकी है। नंबर 5 में आपको जो ये मूवमेंट नजर आ रही है दैट इज अ सूडोपोडिया, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि वो इंटर एंडोथेलियल स्पेस से डायबिटीज कर रहा है। डायबिटीज हमने कहा था कि मूवमेंट ऑफ द सेल्स WBC फ्रॉम द वेसल वॉल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। सो बेसिकली ये डायबिटीज और ट्रांस माइग्रेशन हो रही है और इसमें वो ये कहता है कि इट इज मीडिएटेड बाय C3A, C5A, कीमोकाइंस, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, जो आपकी इंटर एंडोथेलियल जंक्शन को भी इंक्रीज करवा रहे थे, परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे थे और डायबिटीज करवा रहे हैं। सो अब ये जो आपको येलो सा नजर आ रहा है, ये सारा आपका टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल एंटर हो गया हुआ है और उसके बाद क्या होगा, थ्रू द टिश्यू भी ट्रांस माइग्रेशन होनी है। द ग्रीन वन शोन वो आपका सारा सेल डिस्ट्रक्शन जहाँ पे आपके इन्फेक्शन या इंजरी हुई थी, ये वो साइट है। सो बेसिकली उसने वहाँ मूव करना है। अब जब न्यूट्रोफिल वहाँ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, सारे बैक्टीरिया को, डेब्री को फेगोसाइटोज कर देगा। फेगोसाइटोसिस हम आगे देखते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ C3b कोटेड बैक्टीरिया। क्योंकि आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दीज आर द मेन सेल्स इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन और ये आपका फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं। So this is an overall view of the cellular changes in the inflammation. मैं एक दफा हल्का सा रिपीट कर देती हूँ। पहले रोलिंग एडिशन होती है, पहले कीमोटैक्सिस होगा, जहाँ पे सेल इंजरी होगी वहाँ पे बैक्टीरिया और पैथोजन जो भी होगा ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिससे ल्यूकोसाइट सर्कुलेशन से मूव करना शुरू होंगे। पहले उसमें मार्जिनेशन होती है, जो आपका ल्यूकोसाइट होगा, आपका सेल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ हम न्यूट्रोफिल ले लेते हैं, वो सेंटर से पेरिफेरी ऑफ दी ब्लड वेसल पे मूव करेगा। उसके बाद उसकी रोलिंग एडिशन स्टार्ट होती है। रोलिंग एडिशन के लिए क्या आएगा, उस पे एल सिलेक्टिन अपीयर होगा, जो ल्यूकोसाइट के ऊपर एडहेरिंग मॉलिक्यूल है दैट इज एल सिलेक्टिन। और उसका जो बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ होता है और वो कार्बोहाइड्रेट मोइटी एंडोथेलियम के साथ एक बॉन्ड बनाती है और वो बॉन्ड भी किसी एडहेरिंग मॉलिक्यूल से होगा जहाँ पे हम पी सिलेक्टिन कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो पी और ई सिलेक्टिन होते हैं वो एंडोथेलियम पे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, रोलिंग में आपका ये बॉन्ड बना, फिर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोबारा बॉन्ड बना, वो रोल करता गया और अल्टीमेटली टाइट एडिशन होती है। टाइट एडिशन किस तरह से होती है, इंटेग्रिन की वजह से और ई सिलेक्टिन की वजह से। इंटेग्रिन जब अपीयर होता है न्यूट्रोफिल पे, उसका एल सिलेक्टिन शेड ऑफ हो जाता है और ई सिलेक्टिन और इंटेग्रिन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिससे टाइट एडिशन होगी, अडहेरेंस होगी। फिर सूडोपोडिया निकालेगा वो, उसने बाहर मूव करना है और डायाबिटीज हो जाएगा, ट्रांस माइग्रेशन फ्रॉम दी ब्लड वेसल इनटू द टिश्यूज। और टिश्यू के अंदर भी जहाँ पे इंजरी थी वहाँ ये मूव करेगा और वहाँ पे जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ था, डेड टिश्यूज थे, डेब्री था, उसको engulf कर लेगा, विच इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। और ड्यूरिंग दैट टाइम आपके साइटोकाइंस सारे रिलीज हो रहे हैं और वो हमने देख लिया कि साइटोकाइन कौन कौन से हैं। ओके जी, मेजर चीज़ आपकी यही थी। इसके बाद है जी रेज़ोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। बेसिकली अब इन्फ्लेमेशन उसने अपना सारा काम कर लिया है, अब उसने उसको रेज़ोल्यूट करना है और हीलिंग करनी है। पहले हम ये देखते हैं। व्हेन इन्फ्लेमेशन सबसाइड्स, फेगोसाइट्स और मैक्रोफेजेस क्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड डेड टिश्यूज। Fluid and proteins are removed by lymphatic drainage as well as macrophages. Macrophages also release growth factors to new blood vessels and fibroblasts to carry on fibrosis and scarring.
दैट इज एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। नंबर 1 ब्लड पे उसने शो किया हुआ है कि वहाँ से आपके फ्लूइड एंड प्रोटीन्स निकल रहे हैं। फ्लूइड एंड प्रोटीन हमने पहले कहा था कि लिम्फ वेसल्स जो है उसको ड्रेन कर लेंगी, या फिर आपके मैक्रोफेजेस जो है वो इसको इनगल्फ कर लेंगे। इसने इसमें एक चीज़ दिखाई हुई है कि मोनोसाइट जो है वो मैच्योर होके मैक्रोफेज बनते हैं। बेसिकली मोनोसाइट्स आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं ब्लड के अंदर, फिर उनकी मैच्योरेशन होती है टिश्यू में जाके, और टिश्यू में हम उनको कहते हैं कि दीज आर मैक्रोफेजेस। सो अब ये मैक्रोफेजेस फ्लूइड एंड प्रोटीन भी टेक अप कर रहे हैं। इधर से जो डेड न्यूट्रोफिल्स थे, न्यूट्रोफिल अपोप्टोसिस से डेड सेल्स हैं, उसको भी इंगल्फ कर लिया है उसने। फिर नेक्रोटिक टिश्यू जो डेब्री बन गया उसको भी इसने इंगल्फ कर लिया है, और खुद जो है वो नंबर 6 पे एक डेड सेल की फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जब नेक्रोसिस होता है तो वो कैल्सिफाइड सेल बन जाता है। और मैक्रोफेज इटसेल्फ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई थी सब कुछ हमने रिमूव कर दिया, वहाँ हीलिंग भी होनी है, जिसके लिए न्यू ब्लड वेसल्स बननी है, एंजियोजेनेसिस कहते हैं उसको, और फाइब्रोब्लास्ट भी वहाँ पे आते हैं। सो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होगी, न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी, इसके लिए आपको ग्रोथ फैक्टर्स देगा जी। और इससे क्या होगा, रिपेयर एंड हीलिंग होगा। सो बेसिक काम किसका था, मैक्रोफेज का। उसने लिम्फ नोड्स को, प्रोटीन को, डेड न्यूट्रोफिल्स, डेब्री सब कुछ इंगल्फ कर लिया, ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर लिए ताकि नई ब्लड वेसल्स बन जाए और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाए और रिपेयर हो जाए। कौन सी स्लाइड मैंने अभी मैसेज पढ़ा है, कौन सी स्लाइड एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? सारा अनवर, अच्छा ठीक है। चलें जी, आगे है फेगोसाइटोसिस। हमने कहा फेगोसाइटोसिस कैसे हो रहा होता है जी, इसमें क्या होगा? There are three distinct but interrelated steps. पहले क्या होगा, recognition and attachment of the particle to the ingesting leukocyte। आपका ingesting leukocyte हमने कहा था अभी मैक्रोफेज पड़ा हुआ था, ठीक है। उसकी recognition होगी और वो जाके अटैच हो जाएगा जिस पार्टिकल को इंगल्फ करना है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को करना है, या डेड न्यूट्रोफिल्स जो पड़े हुए थे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का काम जब खत्म हो जाएगा तो उनकी अपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी। engulfment with subsequent formation of a phagocytic vacuole बन जाएगा उसके अंदर, killing and degradation of the ingested material। Patterns of acute inflammation, vascular and cellular reactions that characterize acute inflammation reflected in morphological appearance of reaction। Three patterns are serious inflammation, fibrinous and suppurative। इसमें ये सीरस जो है वो थंब पे नजर आ रही है, इसके सीरस फ्लूइड होता है इसके अंदर। उसके बाद पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है जिसके अंदर आपको वाइटिश सा जो पस नजर आ रही है, दैट इज पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन। नीचे फाइब्रिनस है जिसमें जो है वो फाइब्रिन आएगा। और अल्सर जो होता है, अल्सर इज एन ओपन सोर और एन ऑन एन एक्सटर्नल और द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन पे हो सकता है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे हो सकता है, दैट फेल्स टू हील। उसकी हीलिंग नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन तो हो गई लेकिन हीलिंग नहीं हुई, उसकी रिपेयर नहीं हुई, सो दैट इज एन अल्सर। So these are the three patterns. Serious inflammation is characterized by the outpouring of a watery, relatively protein poor fluid that depending on the site of the injury, so basically उसमें water होगा, fluid होगा। Fibrinous inflammation में क्या होता है, severe injuries की वजह से होता है, it resulting in greater vascular permeability that allows large molecules such as fibrinogen to pass the endothelial barrier। vascular permeability में normally तो फ्लूइड एक्सुडेट कर रहा होता है या कुछ प्रोटीन्स, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी हो जाएगी बहुत सिवियर इंजरी की वजह से, तो फाइब्रिनोजेन जो है वो आपका पास आउट कर जाएगा और उससे फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होगी। सुपरेटिव में होता है लार्ज अमाउंट ऑफ पुरुलेंट एक्सुडेट, पस होती है उसके अंदर, दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, नेक्रोटिक सेल्स एंड एडिमा फ्लूइड। दिस इज अ वाटरी ब्लिस्टर and it is an example of serious inflammation। ये आपकी पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, पस निकल रही है,
पस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। Difference between transudate and exudate. Transudate is formed in the earliest phase of inflammation and exudate formed after transudate formation, but basically inflammation में हमारा concern exudate से होता है। Transudate जो है it is a low protein content, exudate में high protein होता है, low content of high molecular weight proteins in transudate, opposite in exudate, low cell count in transudate, high cell count in exudate, low content of fibrinogen, low tendency to clot इन ट्रांसुडेट, और एक्सुडेट में फाइब्रिनोजन का कंटेंट ज्यादा होता है और वो फाइब्रिनोजन क्या कराता है, क्लॉटिंग करवाता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लेस देन 1.012 of the transudate and high for that of the exudate. Chemical mediators of inflammation, they may be produced locally by the cells at the site of inflammation or may be circulating in the plasma as inactive precursor that are activated at the site of inflammation. So वही कि जो आपका पहले जो टिश्यू डैमेज होगा पहले तो वहां पर रिलीज होंगे और साथ ही सर्कुलेशन से आना शुरू हो जाएंगे। Mediators of inflammation are the substances that initiate and regulate the inflammatory reactions. Active mediators are produced only in response to various stimuli, and most of the mediators are short-lived, जैसे histamine थी, leukotrienes and bradykinin हमने पढ़े थे। One mediator can stimulate the release of other mediators. So, principal mediators of inflammation है, ये पूरा टेबल है जो आपको रीड करके याद करना पड़ेगा। इसमें हिस्टामीन है, हिस्टामीन आपके मास्ट सेल से आती है, बेसोफिल्स और प्लेटलेट से आती है और उनके एक्शंस हैं ये रट्टे वाले कि वेसोडाइलेशन कराएगी, परमेबिलिटी ज़्यादा करा देगी, एंडोथेलियम की एक्टिवेशन कराएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, साइटोकाइन्स, कीमोकाइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ल्यूकोसाइट और मास्ट सेल से आता है। कॉम्प्लीमेंट में प्लाज्मा दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर और काइनिन्स होते हैं। काइनिन्स भी प्लाज्मा है जो के लिवर के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वास्कुलर मोबिलिटी ज़्यादा करेंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेसोडाइलेशन एंड पेन। इसमें एक चीज़ थी, हाँ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होता है जो कि ल्यूकोसाइट और मास्ट सेल से आता है, ये क्या कराता है, वेसोडाइलेशन कराएगा, इंक्रीज वास्कुलर मोबिलिटी, ल्यूकोसाइट एडिशन, कीमोटैक्सिस और डीग्रैनुलेशन इज दी। डीग्रैनुलेशन क्या होती है, जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ना, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और इसके अलावा मास्ट सेल्स, वहां से ये मीडिएटर्स रिलीज करवाते हैं, उनको डीग्रैनुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं, प्लेटेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट क्या का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, और ये टेबल जो था ये आप रीच करेंगे, इसको क्राम करेंगे। ओके, हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द मेडिएटर्स। जो मेडिएटर्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, फ्रॉम दी सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का भी मैंने बताया, ये सेल, ये सारे ऊपर वाले सेल ड्राइव है और नीचे प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव है। नहीं, कौन सी सडन रीजन है आपकी भाई, क्यों जाना है? थोड़ा सा लेक्चर रह के लेक्चर लेके जाए। और अटेंडेंस आपकी मैंने अभी लगानी है, जो प्रेजेंट होगा उसी की लगेगी। अच्छा जी, सेल डिराइव्ड के अंदर क्या है, परफॉर्म मीडिएटर्स इन सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आपके मास्ट सेल, बेसोफिल, प्लेटलेट से रिलीज हो रही है। और न्यूली सिंथेसाइज, प्री फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पहले से ही ग्रेन्यूल्स ने उनको प्रिपेयर रखा हुआ है कि हमने अगर कोई इश्यू होगा, इंजरी होगी तो हम हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करा देंगे। और जो न्यूली सिंथेसाइज है उसमें पूरी लिस्ट है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, reactive oxygen species, nitric oxide, cytokines and neuropeptides. Neuropeptides आपके nerve fibers में बनते हैं। फिर है मेजर सोर्स आपकी मीडिएटर्स की होती है लिवर में, जो प्लाज्मा के थ्रू आता है। प्लाज्मा में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट
कंपोनेंट्स होते हैं। C3A और C5A को कहता है एनाफाइलोटॉक्सिन्स कहते हैं, बिकॉज ये जो C3A, C4A और C5A होते हैं, बेसिकली ये तीनों जिनको हम एनाफाइलोटॉक्सिन्स कह रहे होते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट पेप्टाइड that causes this smooth muscle contraction, vasodilation, histamine release and vascular permeability को increase कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद C5B9 जो है इसको हम कहते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जो C5B9 होता है, it forms a transmembrane channels that disrupt the cell membrane of the target cells leading to cell lysis and cell death। ठीक है, बेसिकली इसने सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन करवानी है और सेल लाइसिस हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर एक्टिवेशन, इसमें ब्रेडिकाइनिन और पूरी कोएगुलेशन कैस्केड होती है। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी, लिटिल टिश्यू डैमेज, अगर सिवियरिटी ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो सेल इटसेल्फ इज कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। और फाइब्रोसिस और स्कारिंग कब होती है? व्हेन द टिश्यू इज अनएबल टू रीजनरेट, तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट करता है और स्कारिंग हो जाती है। एक्सेसिव फाइब्रिन डिपॉजिट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइब्रस टिश्यू, जब बहुत ज़्यादा सिवियर इंजरी होती है तो हमने कहा था फाइब्रिनोजेन वहाँ से स्केप कर जाते हैं और वो भी आगे देयर विल बी प्रेजेंट, जिसमें हमने कहा था कि 10 मिनट 5-10 मिनट वेट कर लें बच्चे, क्या जल्दी है? ये जो भी मुझे मैसेज कर रहा है। ओके जी, आउटकम्स, एब्सेस फॉर्मेशन अकर्स विद सम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। या तो उसमें एब्सेस बन जाएगी या वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोग्रेस, बट जरूरी नहीं है कि एक्यूट से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो। Neutrophils are the classic hallmark of acute inflammation. Many forms of chronic inflammation may nevertheless continue to show extensive neutrophilic infiltrates. हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपकी chronic में lymphocytes होते हैं जो major cells होते हैं, और acute में हमेशा neutrophils are the major cells and they are the hallmark of acute inflammation. तो जब आप कभी पेशेंट के टोटल ब्लड काउंट करवाते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर WBCs, तो इसका मतलब क्या होता है? उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। सो इट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एक ओवरव्यू है कि ये होता क्या है। इट इज़ अ डिफेंसिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 30 प्रोटीन्स produced by liver and is found in circulating blood serum. These proteins are not immunoglobulins and their concentration in serum do not increase after immunization. Complement activation leads to the lysis of the cells and to the generation of many powerful biologically active substances. The complement works as a cascade system. Cascade is one reaction triggers another reaction, which trigger others and so on. जैसे कोई reaction हुआ और उसका एक product बना, उसने आगे एक और reaction करवा दिया, and it goes on. These type of system can grow exponentially very fast. What is the role of complement in disease? The complement system plays a critical role in inflammation and defense against some bacterial infections, and they may also be activated during reaction against incompatible blood transfusions, during the damaging immune responses that accompany autoimmune diseases. Deficiency of individual complement components or inhibitor of the system can lead to a variety of diseases. Cascade activation. Complement proteins are often designated by an uppercase letter C and are inactive until they're split into products. ये जो C1 होता है जिसके आगे कोई A, B, C कुछ भी नहीं लगा हो, इसका मतलब है कि ये inactive कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पड़ा हुआ, और जब वो एक्टिवेट होता है तो हम उसको एक लोअर केस A या B से, जैसे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है ग्रीन में C1, इट मीन्स कि ये एक एक्टिवेटेड कंपोनेंट है या C1b है। अच्छा, इसमें फंक्शंस बताए हुए हैं, इसने डिटेल्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है, होता क्या है इसमें। और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेल लाइसिस होता है, सेल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, ऑप्सोनाइजेशन होती है, इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट यूजेस ऑप्सोनेंस
to tag the foreign pathogen for elimination by phagocytosis. ये भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑप्शनाइजेशन और ऑप्शन होते क्या हैं एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. So our next lecture will be on complement system and chronic inflammation. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. अच्छा मैं अटेंडेंस बोल के लगाऊंगी. ठीक है जिसको जल्दियां पड़ी हैं वो जा सकता है. चलें जी मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ और जिसका मैं नाम लूंगी वही मुझे अपनी अटेंडेंस बताएगा. जिससे वेट नहीं हो रहा ही कैन और शी कैन लीव. अच्छा जी हंजिला जाहिद. हंजुला जाहिद. डेट क्या है 2 नवंबर. मोहम्मद आहद अजमल. मोहम्मद आहद अजमल. कोमल 1023. कोमल. आबरू फातिमा. आबरू फातिमा. आमिना शकील. प्रेजेंट. मोहम्मद अवैस 1033. प्रेजेंट. सनिया अरशद. सनिया अरशद. सनिया अरशद. उसामा अहमद. सनिया अरशद प्रेजेंट. उसामा अहमद. प्रेजेंट. आयशा कैसर. आयशा कैसर. माहीन रऊफ. माहीन रऊफ. तंजीला तारिक. आपको आवाज आ रही है मेरी? आयशा कैसर प्रेजेंट. माहीन रऊफ. माहीन रऊफ. तंजीला तारिक. तंजीला तारिक. माहीन रऊफ प्रेजेंट. तंजीला तारिक. बीनिश मजीद. प्रेजेंट. तैयबा यासीन. तैयबा यासीन. नोवेरा तजम्मल. नोवेरा तजम्मल. आमना 1146. आमना. नोवेरा प्रेजेंट. आमना प्रेजेंट. बिस्मा ताहिर. बिस्मा ताहिर. प्रेजेंट. जिनकी अटेंडेंस हो जाए दे कैन लीव और जिनकी नहीं होती वो वेट करेंगे एंड तक और मुझे एंड पे बताएंगे.
सायरा असलम। जिनका मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही मुझे रिप्लाई करें। मोहम्मद शारून। मोहम्मद शारून प्रेजेंट। जैन आसिफ। जैन आसिफ। जैन आसिफ। सैयद अमार अब्बास 1239। नूरुलैन फातिमा 1260। नूरुलैन फातिमा। शाहताज बाजवा। शाहताज बाजवा। किरण मुस्तफा। किरण मुस्तफा प्रेजेंट। मिसबा न्याजी। मिसबा न्याजी। वर्दा लियाकत। वर्दा लियाकत प्रेजेंट। शहरयार। शहरयार 296 प्रेजेंट। अज़का ईमान। अज़का ईमान 1302। मारिया हारून। मारिया हारून प्रेजेंट। निम्रा खान प्रेजेंट। फतीना जुबैर। फतीना जुबैर प्रेजेंट। मोहम्मद तैमूर अली। मोहम्मद तैमूर अली। मोहम्मद अली खान प्रेजेंट। सैयदा एमन खालिद। सैयदा एमन खालिद। अलीना वहीद। अलीना वहीद। सॉरी इट्स अमीना। सॉरी अमीना वहीद। अमीना वहीद प्रेजेंट। मरियम अब्बास। ठीक है बच्चा आपके प्रेजेंट्स हो गए। मरियम अब्बास प्रेजेंट। समन जावेद। समन जावेद। समन जावेद। इकरा तबस्सुम। इकरा तबस्सुम। भाई अभी इतने बच्चे पढ़े हैं हो जाती है अटेंडेंस। मेरे पास लिस्ट है जो मैं बोल रही हूँ। सैयद मोहम्मद हुसैन हसन। सैयद मोहम्मद हसन प्रेजेंट। वर्दा कासिम प्रेजेंट। अरमिश। अरमिश। नयाब फातिमा। नयाब फातिमा अरमिश प्रेजेंट।
नयाब फातिमा, जुबैर अहमद, जुबैर अहमद, आयशा जाहिद, आयशा जाहिद, प्रेजेंट। मिनाल फातिमा, मिनाल फातिमा, मिनाहिल गुल, प्रेजेंट। इकरा जमील, इकरा जमील, प्रेजेंट। राबिया जमील, प्रेजेंट। अब्दुल हनान अरशद, अब्दुल हनान, फातिमा अकमल, फातिमा अकमल, सवेरा असलम, फातिमा अकमल, प्रेजेंट। सवेरा असलम, सवेरा। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक, मुबीना अब्दुल हफीज, अब्दुल रज़ाक, प्रेजेंट। मुबीना अब्दुल हफीज, अरीज फातिमा, अरीज फातिमा, प्रेजेंट। बीनिश 1524, बीनिश, प्रेजेंट। नादिया तालिब, नादिया तालिब, प्रेजेंट। मेहरीन कंवल, मेहरीन कंवल, प्रेजेंट। मुनज़्ज़ा ज़हीर, मुनज़्ज़ा ज़हीर, मिनाहिल काशिफ, मिनाहिल काशिफ, प्रेजेंट। खतीजा शकील, खतीजा शकील, मरियम सैफ, प्रेजेंट। खतीजा प्रेजेंट, मरियम सैफ, प्रेजेंट। आमना फारूक 2028, आमना फारूक, प्रेजेंट। इकरा रहमान, प्रेजेंट। खतीजा जफर, खतीजा जफर, प्रेजेंट। राजिया नईम अख्तर, राजिया नईम अख्तर, रवान नदीम खान, राजिया, प्रेजेंट। रवान नदीम खान, रवान, प्रेजेंट। ओन अहमद सिद्दीकी, प्रेजेंट। महनूर खान, महनूर खान, प्रेजेंट। फिजा नवीद, फिजा नवीद, जाहिद हुसैन,
फिजा नवीद प्रेजेंट, जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन नहीं है। अच्छा जी, हिना अब्बास, हिना अब्बास प्रेजेंट, मासूमा जहरा, जी हिना यूर प्रेजेंट, मासूमा प्रेजेंट, राबिया अली प्रेजेंट, उष्णा नस्सार, नस्सार, उष्णा, उष्णा नसार प्रेजेंट, नूर फातिमा 136, नूर फातिमा एक और थी जिनका इशू था, मुझे जरा अपनी आईडी और नाम भेजें। नूर फातिमा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये कौन सी है नूर फातिमा? ये है 017 नूर फातिमा F201824। अच्छा नूर फातिमा जो 017 आप है ना, आपने मुझे मेल करनी है, मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, आपको क्यों नहीं पहुंच रहा आफ्टर द क्लास। अच्छा हंजला, हंजला तो शायद फर्स्ट में थे प्रेजेंट। कोई और नूर फातिमा है, क्योंकि वो पिछले लेक्चर में भी नहीं थी 136 वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट है तूबा साबिर, तूबा साबिर, हिरा तबस्सुम, हिरा तबस्सुम प्रेजेंट, सैफा जफर, if I'm not pronouncing it wrong, Saifa present, Konain Fatma, Konain Fatima present, Sobia Mansoor present, Areej Asif, Areej Asif present, Zeenat Anwar, अंजला जाहिद आपकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने, जीनत अनवर प्रेजेंट, अनम असलम, अनम असलम, जैनब सलीम, जैनब सलीम, आयजा राशिद, आयजा राशिद, जैनब प्रेजेंट, आयशा जमशेद, आयशा जमशेद, आयशा जमशेद प्रेजेंट, हाँ जी जैनब योर मार्क प्रेजेंट, आयशा सुमैया, आयशा सुमैया प्रेजेंट, सादिका शहजादी, सादिका शहजादी सादिका, रगीजा अनम, रगीजा अनम प्रेजेंट, मेहमूना रहमान, मेहमूना रहमान, निम्रा नौरीन, मेहमूना प्रेजेंट, निम्रा नौरीन प्रेजेंट, सहर नदीम, सहर नदीम प्रेजेंट, आयशा इम्तियाज,
आयशा इम्तियाज, इरम सईद, इरम सईद, आयशा इम्तियाज प्रेजेंट, इरम सईद, प्रेजेंट, एमन दिलशाद, एमन दिलशाद प्रेजेंट, सारा अनवर, सारा अनवर प्रेजेंट, माहम जाहिद, माहम जाहिद प्रेजेंट, इमाम भट्ट प्रेजेंट, जैनिश फातिमा, जैनिश फातिमा प्रेजेंट, सना हबीब प्रेजेंट, हिरा बिनते रजा, हिरा बिनते रजा, आप लोगों की क्लास में कोई सीआर या जीआर है बच्चों, तो मुझे उसका नाम भेज दो। जैनिश, हाँ जी आपकी लग गई है। आप लेट मी चेक। जैनिश 44108, जैनिश फातिमा प्रेजेंट। अच्छा, हिरा बिनते रजा, नो मैम जीआर नहीं। हिरा बिनते रजा, रिदा जहरा, रिदा जहरा प्रेजेंट, माहम 44013, माहम प्रेजेंट, ये है माहम जुल्फिकार। गाजिया वसीम, गाजिया प्रेजेंट, रिमशा 44047, रिमशा, अनम नौरीन प्रेजेंट एंड रिमशा। हाँ जी माहम यूर प्रेजेंट, अनम नौरीन प्रेजेंट, जरवा गोहर, जरवा प्रेजेंट, तहमीना, तहमीना है 44052, तहमीना अहमद प्रेजेंट, बशैर अशरफ, बशैर अशरफ प्रेजेंट, इकरा रफीक ऊपर आई थी, इकरा रफीक प्रेजेंट, आमना शकील, आमना शकील, आमना शकील है, हादिया आबिद, हादिया आबिद। कोई रह गया है तो मुझे अपना नाम और आईडी भेजे। हादिया आबिद प्रेजेंट, फिजा इफ्तिखार आपकी मैंने नहीं लगाई। मारिया मंशा, मारिया मंशा आपका तो नाम, आप तो सेक्शन बी में है मारिया। हाजरा तारिक, और कोई रह गया? मारिया मंशा किधर है जरा?
मारिया, आप सेक्शन बी में एनरोल्ड हैं या जी में हैं? कौन सा सेक्शन है आपका? मैंने अनम्यूट किया है मारिया, मुझसे बात करें। मुझे आप सेक्शन बी वाली लिस्ट में मिली हुई हैं और सेक्शन जी वाली लिस्ट में आप नहीं हैं। मैम अब मुझे आपने एक लेकिन काम आज करना है। तो ही लिंक आया है और 9:30 ही शो हो रही है टाइम टेबल पे, और मैंने एनरोल आपने भी ना, आज वाले में किया था। सॉरी, दोबारा बोलें। मैम मैं बोल रही हूँ कि मुझे लिंक आज वाले लेक्चर का आया है, जो आज मुझे 9:30 जो है अभी लेक्चर था है जो, और मुझे आप टाइम हो टेबल में किस भी लेक्चर शो हो रहा है, ये सेक्शन। जी सेक्शन आपको टाइम टेबल में मिला हुआ? जी अच्छा, चलें ठीक है। आप पिछले में भी प्रेजेंट थी। यस मैम। मुझे अपना आईडी नंबर जरा भेजें चैट पे। ओके मैम, मैं सेंड कर देती हूँ। मुझे लिंक नहीं आता क्लास का, तो शेयर। और किसको लिंक नहीं आता? हाजरा तारिक। अच्छा, जिसको लिंक नहीं आ रहा वो मुझे मेल कर दे with the section name and ID number। हाँ जी, बिल्कुल, जिनकी हो जाती है वो लीव कर देते हैं और अटेंडेंस खत्म हो गई है। चलें जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप मेल कर सकते हैं। जिनको अटेंडेंस का लिंक नहीं आता या अटेंडेंस का कोई भी इशू हो रहा है, मुझे एक दफ़ा मेल कर दें ताकि वो मैं अभी रिज़ॉल्व कर लूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।